मीना काकी चमन और पीहू के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। चमन ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जी कौन है आप लोग और किससे मिलना है? चमन ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। बकवास बंद कर अपनी, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के साथ ऐसा करने की? सुरेश ने चमन को कॉलर पकड़ते हुए कहा तो चमन ने खींचकर दो तमाचे सुरेश के गाल पर जड़ दिए। अंदर नाश्ता कर रही मीना जी के कानों में जैसे ही कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ए मिस्टर, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति के साथ ऐसे बात करने की? खबरदार, अगर बीच में कोई भी बोला तो मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग कौन हैं और क्यों आए हैं, लेकिन शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए अपनी हद में रहकर बात करें तो बेहतर होगा। पावन दंदनाता हुआ बोला। आप जो भी हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर जब वह बुढ़िया मर चुकी है तो हमारे खिलाफ यह नोटिस कैसे भेज सकती है? पावन की बातें सुनकर चमन मुस्कुराने लगा कि तभी अरे क्या हुआ बेटा, चलो नाश्ता कर लो, कब से ठंडा हो रहा है। मीना जी जैसे ही चमन को बुलाने दरवाजे तक पहुंची, उसको देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों एक ही संयुक्त स्वर में बोले, यह कैसे हो सकता है? वह बार बार अपनी आंखें मलते और मीना जी को चौंकने वाली निगाहों से देखते। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हमने खुद अपनी आंखों से इनकी मृत्युशैया पर। आज बरसों बाद तीनों को सामने देखकर मीना जी के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर दहक रहा था। चमन चिल्लाता हुआ बोला, गार्ड, इन लोगों को धक्के मारकर घर से निकाल दो। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? पहले हमारे सवालों का जवाब दो, और यह बुढ़िया जिंदा कैसे है? चमन बोला, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें कल मिल जाएंगे। गार्ड ने उन तीनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वर्षों बाद मीना जी को जिंदा सामने देख सोचते सोचते उन तीनों की हालत खराब हो रही थी। तो उधर मीना जी धम से जमीन पर ही बैठ गई। पीहू ने उन्हें दौड़कर संभाला। आज पीहू की बदौलत ही वह सोचते सोचते मीना जी अपने अतीत में खो गई। माई, मैं हर रोज आपको यहाँ पेड़ के नीचे बैठी देखती हूँ। क्या बात है, आज आप ठीक नहीं लग रही हैं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। और कब तक आप ऐसे ही बैठी रहेंगी? अरे आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है। और ये क्या, आज आपने कुछ खाया भी नहीं है। माई चलिए, मैं आपको अस्पताल लिए चलती हूँ। अरे हाँ, आज तक मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? पीहू एक वृद्ध महिला से कह रही थी। वो बेचारी कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम मीना है, पर लोग मुझे गंदे कपड़े और शरीर को देखकर मुझे मैली कहते हैं। अब तुम्हें जो पसंद हो वो नाम दे दो। पीहू बोली, अच्छा तो आप मीना ताई हैं। पीहू के घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा था। वही मीना काकी एक बेंच पर अक्सर उसे आते जाते बैठी दिखती, और वो उन्हें कुछ खाने को दे देती थी। न जाने क्या बात हुई, मीना काकी आज बेसुध लेटी हुई थी। उनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष होगी। वैसे भी इतनी उम्र में लोग थोड़ा बहुत चल फिर ले उतना ही बहुत है, वरना इस उम्र में तो शरीर जवाब दे देता है। पीहू ने आज ऐसे देखा तो वो उनसे पूछ बैठी। पीहू बार बार उनसे सवाल कर रही थी, पर वो कुछ भी उत्तर देना नहीं चाहती थी। लगता था उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। बेचारी बड़ी मुश्किल से आंख खोलकर पीहू को देखती, फिर आंखें बंद कर लेती थी। पीहू ने कुछ सोचा, फिर अपने घर जाकर कुछ खाने के लिए और पैरासीटामोल लेकर आई और बोली, माई इसे खा लो, फिर दवाई ले लेना, देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेचारी बड़ी मुश्किल से रोटी को चबा रही थी। पीहू को अफसोस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं कितनी बुद्धू हूँ जो रोटी ले आई। रोटी की जगह अगर खिचड़ी या चावल ले आती तो शायद ये ठीक से खा पाती। फिर भी जब उन्होंने रोटी खा ली तो पीहू ने उन्हें दवाई दे दी और घर चली गई।
पीहू से रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वे घर के पर्दे हटाकर बेंच पर मीना काकी को देखती रहती कि वो ठीक है कि नहीं। देखते ही देखते शाम हो गई। पीहू ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और दवाई लेकर उनके पास पहुंच गई तो देखा कि माई उठकर बैठी हुई थी। लगता है पैरासिटामोल ने अपना असर दिखाया। अगले दिन पीहू अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जब वापस आ रही थी तो बगीचे से होते हुए आई। मीना काकी को देखकर वो बोली, काकी लगता है आपकी तबीयत अब ठीक है, कैसी हैं आप? काकी एक बात पूछूं, क्या आपका कोई अपना नहीं है, बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार जिसे आप अपना कह सको? क्योंकि आप इस बेंच पर बैठी रहती हैं, मैं देखती हूँ गार्ड आपको बार बार निकाल देता है और फिर आकर आप यहीं बैठ जाती हैं। पीहू की बातें सुनकर काकी की आंखें भर आई और उनके चेहरे पर पुरानी तकलीफ की लकीरें दिखने लगी। काकी ने कहा, बेटा तुम अनजान होकर मेरी चिंता कर रही हो। मुझे खाना और दवाइयाँ खिलाई। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा घर धन्य धान्य से भरा रहे, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, दुख की परछाई भी तुम्हारे घर के आसपास ना आए। पीहू बोली, अरे काकी मैंने इतना कुछ नहीं किया जितना आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। काकी बोली, बेटा मेरा भी भरा पूरा परिवार है, फिर भी इस बुढ़िया को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। एक समय था मेरा और श्यामलाल जी का विवाह बड़ी गरीबी में हुआ था। मैंने ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। एक पत्नी, बहू, भाभी सब किरदार अच्छे से निभाया। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं आने दिया। सबकी लाडली थी मैं। ससुराल में ऐसे रच बस गई थी जैसे मैं उसी घर की बेटी थी। सास ससुर तो सभी मेरी तारीफ करते ही नहीं थकते थे। शादी के पूरे 11 साल बाद मुझे 3 बेटे हुए। जैसे तैसे करके बच्चों का पालन पोषण किया। सास ससुर की बीमारी, सबका खर्चा श्याम जी अकेले ही उठाते थे। लेकिन एक वक्त के साथ साथ सास ससुर भी चल बसे। हमारा परिवार भी खुशियों से भरा था। मेरे पति और मेरे तीनों बेटे सब मेरा ध्यान रखते थे। मेरे पति तो मेरे हाथों के व्यंजनों के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 3-3 बेटे दिए हैं। मेरा घर मेरे बेटे, बहू, पोते पोतियों से भरा हुआ था। हमारे कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और उसी से हमारे घर का खर्चा भी चलता था। भगवान की दया से कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। बड़ा बेटा सुमित पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसके बाबूजी ने अपने जीवन की बहुमूल्य पूंजी उस पर खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं किया और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। एक बार जब लौट कर आया तो अपनी पसंद की एक अमीर लड़की से शादी कर ली और उसे भी अपने साथ ले गया। फिर तो उसने अपने देश आना ही छोड़ दिया। पीहू ने बीच में उन्हें टोका और बोली, काकी और आपके दूसरा बेटा, उनके बारे में भी कुछ बताइए। काकी बोली, दूसरा था सुरेश, उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। वो अपने भाई के पद चिन्हों पर चलने लगा, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा। फिर उसे हमारा कस्बा छोटा लगने लगा। उसने भी आना जाना कम कर दिया। हमारी पसंद की लड़की से वो शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी पसंद की लड़की रीमा से मंदिर में जाकर शादी कर ली और हमें खबर भिजवा दी। पर्व त्योहार पर भी जब उसे बुलाती थी तो वो आता नहीं, बस बहाना बना देता था। एक तो विदेश चला गया, एक अपने देश में रहकर भी पराया हो गया। पीहू बोली, काकी और तीसरा बेटा, उसने क्या किया? काकी बोली, तीसरा बेटा पावन पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, परंतु रंग स्वरूप में सुंदर था। उसके बाबूजी ने उसे अपने दुकान पर बैठने को कहा तो उसने हमें 4 बातें सुना दी कि आप चाहते हैं मैं जीवन भर आपकी सेवा करता हूँ,
दोनों बेटों को आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और मुझे इस छोटे से शहर में रहने को कह रहे हैं। उसने हमारी एक न सुनी और वो दिल्ली चला गया। एक रोज पड़ोस का कल्लन, जो तीसरे बेटे का मित्र हुआ करता था, उसने आकर बताया कि काकी पावन दिल्ली में कपड़ों का ऐड करके कमाई कर रहा है। मुझे उसने अपनी फोटो भेजी थी। काकी बोली, बेटा दुनिया में अपनी पहचान बनाई भी तो क्या बनाई, जिसने दुनिया से उसकी पहचान करवाई वो उस माता पिता को ही भूल गया। बेटों की बेरुखी ने श्यामलाल जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। समय के साथ साथ वो शरीर से ज्यादा मन से बीमार रहने लगे। दिन रात बेटों की याद में डूबे रहते थे, न खाते थे न पीते थे, दुकान पर भी नहीं जाते थे, बस परिवार की तस्वीरों को निहारते रहते थे। एक रोज उनके बाबूजी की हालत बहुत खराब हो गई तो मैंने तीनों बेटों को फोन किया कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी याद में बीमार पड़ गए हैं, आकर एक बार उनसे मिल जाओ। सुमित ने कहा, माँ कहने में क्या जाता है, करने दीजिए उनको याद, पर विदेश से अपने देश आने में कितना खर्चा होता है आप जानती है ना। एक बाबूजी से मिलने के लिए इतना खर्चा करूं, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। दूसरे ने कहा, मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है, और वैसे भी मेरी तो पत्नी भी काम करती है, मुझे उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। और पावन तो कपड़ों के विज्ञापन में खुद को व्यस्त बताकर अपनी माँ को कहने तक का मौका नहीं दिया। अम्मा जी उदास मन से कहते हुए, और इस तरह तीनों ने पल्ला झाड़ लिया। फिर वो दिन आया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटों की याद में वो दुनिया ही छोड़कर चले गए और मुझ अभागन को अकेले छोड़कर नए सफर पर निकल पड़े। पर भाग्य की विडंबना देखो, तीन तीन बेटों के होते हुए भी अर्थी को कंधा आस पड़ोस के लोगों ने दिया। शायद उनके नसीब में यही लिखा था। जैसे जैसे अग्नि की चिता जल रही थी, वैसे वैसे मीना काकी का मन भी जल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे तीन तीन बेटे दिए थे। ऐसे बेटों का होना और ना होना एक ही जैसा है। ऐसी फूटी किस्मत की पिता की मौत पर एक बेटा आंसू तक नहीं बहा पाया। शरीर पंच तत्व में मिल गया तो अस्थि कलश सबने लाकर मीना काकी के हाथ में दे दिया। मीना काकी ने अपने मन को मजबूत किया और उसका विसर्जन गंगा जी में कर दिया। घर आकर वो पति की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब इस घर में मुझसे रहा नहीं जाएगा। अब मैं किसका इंतजार करूंगी कि कौन खाने के लिए आएगा और बार बार मुझसे चाय के लिए कौन कहेगा। जिन तीन बेटों के लिए हमने क्या क्या कुछ नहीं किया, आज उनके मन में और घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची थी। कहते कहते मीरा काकी और जोर जोर से रोने लगी। अब तो हर दिन ऐसे ही गुजरता था। पति के गम में काकी ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी। पीहू बोली, फिर क्या हुआ काकी? काकी रोते हुए बोली, एक रोज घर में मैं जब अकेली थी, रात का समय था और घर पूरा खाली कर गए और मुझे पता भी नहीं चला। हमारी दुकान के कागज के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। तो बड़े बेटे बहू आए और रातों रात दुकान हड़प कर दिन निकलने से पहले ही किसी को बेचकर चले गए। मैंने विरोध किया तो मुझे धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया। तब भी मैंने खुद को नहीं टूटने दिया और लोगों के घर काम करके अपना पेट पालने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज मैं खाली घर में अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए चुपचाप आसमान की तरफ निहार रही थी। तभी छोटा बेटा बहू आए और बोले, इस जगह को कुछ पैसे लेकर मुझे दे दो, वरना जगह मुझे खाली करवानी आती है। मैंने ये अपने दोस्त को बेच दिया है। अब वो यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। मैं बेटे बहू के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसने मुझसे जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा कर
और मेरा सामान घर से बाहर उठाकर मुझे भी धक्का मारकर घर से निकाल दिया और उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिए और वहां से जाने लगा। तो मैं बेटे के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले चल। इस अभागन माँ को किसके सहारे छोड़कर जा रहा है? मैं अब कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे अपने से दूर धक्का देकर सड़क पर मरने के लिए छोड़कर चला गया। बेटा, मैं उस दिन से बेघर हो चुकी थी। एक पोटली में अपने पति की तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर फिर मैं दर दर भटक रही थी। भटकते भटकते कब तुम्हारे शहर आ गई मुझे पता भी नहीं चला। एक रोज जब मैं थकी हारी इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे यह बगीचा दिखा। उस दिन से इसी बगीचे को अपना ठिकाना बना लिया था। ये सब बताते वक्त काकी शून्य में चली गई थी। पीहू की आंखें भर आई और वो बस टकटकी लगाए उन्हें देख रही थी। मीना काकी बोली, सुबह शाम लोग यहाँ टहलने आते और मुझे कुछ दे जाते और कुछ तुम जैसे होते हैं जो दूसरे के दर्द में भी शामिल हो जाते हैं। जब मीरा काकी ये सारी बातें बता रही थी तब पीहू अपने फोन से उनका वीडियो बना रही थी। अचानक पीहू के दिमाग में उसके बेटों का नाम आया। तब उसे याद आया कि उसके 2 बेटे तो बहुत नामचीन और काफी पैसे वाले हैं। पीहू ने कुछ सोचा और अपने घर चली गई। पीहू जब घर पहुंची तो उसके पति चमन को की एक बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज अंधेरे होने पर तुम घर लौटी हो? कहाँ थी अब तक? पीहू ने पानी पिया, फिर काकी का वो वीडियो चमन को दिखाया। चमन को काकी कुछ जानी पहचानी लगी तो चमन बोला, तुम इतने दिनों से उनकी ऐसी दशा देख रही हो और उन्हें वहीं छोड़ दिया। चलो उन्हें घर लेकर आते हैं। जब चमन मीना काकी के पास पहुंचा तो वह चंबित रह गया। उनकी दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, मीना नानी। चमन के मुंह से नानी सुनकर पीहू भी अचंबित रह गई। कौन नानी चमन? चमन बोला, पीहू यह मेरी नानी की बहुत अच्छी सहेली है। हम जब भी अपने नाना नानी के घर जाते थे तो ये मुझे बहुत प्यार करती थी। तरह तरह के व्यंजन मेरे लिए बनाकर नानी के घर भेजती रहती थी। मुझे भी मीना नानी से काफी लगाव हो चला था। मैं जब भी नानी से मिलने जाता था तो मीना नानी से जरूर मिलता था। लेकिन जब से हॉस्टल की पढ़ाई और फिर नौकरी के चक्कर में फिर नानी भी नाना जी की मृत्यु के बाद अपने बेटे बहू के साथ विदेश चली गई थी, इसलिए इनसे फिर कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। चमन मीना काकी के पास जाकर हाथ पकड़कर बोला, नानी आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं चमन, याद है आपको? जब बचपन में मैंने आपकी कितनी माटी के हांडे फोड़े हैं और आप मेरे पीछे पीछे दौड़ती हुई बोला करती थी, ठहर जा तुझे तो अभी बताती हूँ। मीना काकी चमन के चेहरे को हाथों में लेकर उसका माथा चूमा तो उसकी आंखें भर आई। चमन मीना काकी को घर ले आया। करीब 1 हफ्ते तक पीहू ने अपनी माँ की तरह उसकी देखभाल की। खाना पीना, कपड़े लत्ते सबका ख्याल रखा। 1 हफ्ते में मीना काकी की काया पलट गई थी। चमन उनके पास आए और कुछ कागजात दिखाते हुए बोले, काकी आपको चुपचाप नहीं रहना चाहिए, आपको अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मीना काकी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती हूँ? अमन बोले, काकी ये पैसों के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई होगी। आप लोगों ने कितना त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। आज उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो अपने बीमार पिता को वक्त नहीं दे पाए, अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पाए। लानत है ऐसे बच्चों पर। चमन कहते हुए, अगर आज आपने कदम नहीं उठाया तो कल को न जाने आपके जैसी कितनी माँ और काका जैसे पिता इस देश में पाए जाएंगे।
क्या आप चाहती हैं जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो? काकी के मुंह से निकला, नहीं नहीं बेटा, ईश्वर ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। इतना कहकर काकी ने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। कुछ ही दिनों में तीनों बेटों को नोटिस गया, तो नोटिस को देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे ने अपने दोनों भाइयों को फोन किया, भैया यह बुढ़िया तो मर गई थी, फिर यह कहां से जिंदा हो गई जो हमें नोटिस भेज रही है? छोटे यह तो क्या कह रहा है? हमें तो माँ के मरने की खबर नहीं मिली, फिर तुझे कहां से मिल गई? भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त ने ही वीडियो भेजी थी जिसमें वो मरी हुई हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी और बहुत सारे लोग भी उनके आसपास जमा हो गए थे। मैंने उनकी भेजी हुई वीडियो आपको भी भेजी थी, शायद आप लोग देखना भूल गए होंगे। मैंने खुद उसमें माँ को सड़क पर बिल्कुल मरी हालत में देखा था, तो फिर यह कैसे हो सकता है? यह सुनते ही दोनों भाई भी अचंभित रह गए। पता नहीं छोटे क्या हुआ है, लेकिन चलकर देखना पड़ेगा कि बुढ़िया मरकर वापस कैसे आ गई। दरअसल मीना काकी एक दिन सड़क पर पड़ी थी और वह भूख और प्यास से तड़प रही थी, तो लोग उनकी हालत देख वहीं जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके आज प्राण निकलने वाले हैं। वहीं छोटे बेटे का दोस्त भी था जो उसकी वीडियो बना रहा था। कुछ पल के लिए तो उसकी सांसें ही रुक गई थी और अगले ही दिन तीनों हवा से भी तेज रफ्तार से आ पहुंचे। तो मीना काकी को अपने सामने देख तीनों बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। कभी वह अपनी आंखें मलते तो कभी एक दूसरे को देखते। एक पल को तो वो तीनों बेटों को देखकर मीना काकी की आंखें भर आई। वो उनसे लिपटकर अपने पति का शोक मनाना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल गुस्से से उनका मन ज्वालामुखी बनकर दहक रहा था। अगले दिन जब कोर्ट के सामने बेटों से मुलाकात हुई तो बेटा दंदनाता हुआ बोला, आपको शर्म नहीं आती? आपने हमारे खिलाफ नोटिस जारी किया और अभी हमारे सामने अफसोस जता रही हैं। अरे पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, कम से कम हमारा नाम तो नहीं खराब होता। तीनों बेटे उस पर चिल्लाने लगे। दूसरा बेटा बोला, माँ आपको अगर पैसे की इतनी ही भूख थी तो किसी के घर में काम कर लेती। तीसरा बेटा बोला, आपको पता है मेरी लाइफ की चमक और आपने उसे भी धुंधला कर दिया। अरे किसी वृद्ध आश्रम में चली जाती, आप कितने दिन और जिएंगी? भगवान ने भी क्यों मरते मरते आपको बचा लिया। अच्छा होता आप उसी दिन सड़क पर मर जाती तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब देखना कल मसाला लगाकर मीडिया वाले इस खबर को कैसे छापेंगे। आपको हमारी कामयाबी लगता है पच नहीं रही थी। बेचारी माँ भीगी पलकों से तीनों बेटों को टुक टुक निहार रही थी और धम से कुर्सी पर बैठ गई। पीहू ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। मीना काकी ने बड़े बेटे से कहा, जब तुम हमें छोड़कर विदेश चले गए थे तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और तुम जब पढ़ाई के लिए तुम्हारे बाबा जी ने खर्चा किया तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? और पावन तुम तो ना पढ़ने में अच्छे थे ना किसी काम में, तुम तो भागकर वहां गए थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटी। बेटों के होते हुए मुझे अपने पति की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करनी पड़ी। इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने दुकान और घर मुझसे हड़प कर मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। आज तुम लोग कहते हो मैं किसी के घर में काम कर लेती या वृद्धाश्रम चली जाती। अरे शर्म करो, ऐसे बेटों से तो मैं बांझ ही रहती। तुम लोगों ने भले ही अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा लिया हो, पर एक माँ की नजर में तुम सब जीरो हो। अरे जो अपने पिता को कंधा न दे सकी वो बेटे किस नाम के और किस काम के। तुम लोगों ने सिर्फ अपने माँ बाप का नाम नहीं बल्कि मेरी कोख को भी अपमानित किया है।
जिसकी सजा तुम लोगों को आज नहीं तो कल मिलकर रहेगी। तभी जज साहब ने तीनों बेटों को अंदर बुलाया और मीना काकी कुर्सी पर गर्दन टिकाकर फैसले का इंतजार करने लगी। जज ने अपना फैसला सुनाया। एक निश्चित समय तक एक निश्चित राशि आप तीनों अपनी माँ को देंगे और बारी बारी से 4-4 महीने के लिए उन्हें अपने साथ रखेंगे। ये फैसला सुनते ही चमन खुश हो गया और पीहू ने भी अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन मीना काकी बोली, नहीं जज साहब, मुझे अब इन जैसे नालायक बेटों के साथ नहीं रहना। इन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए ताकि कोई दूसरे बेटे अपनी माता पिता के साथ ऐसी ओछी हरकत करने के बारे में सोचे भी ना। सभी लोग मीना जी को आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे कि कोई माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है। जज ने उन तीनों को 1-1 साल की सजा सुनाई तो बहुएं बाहर आकर मीना काकी पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। बड़ी बहू बोली, बुढ़िया पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। कभी सोचा है अब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। दूसरी बहू दंदनाते हुए मीना काकी की तरफ हाथ लेकर बढ़ी तो आज काकी ने सड़क के बीचों बीच बहू को जोरदार तमाचा जड़ दिया और दहाड़ते हुए बोली, खबरदार जो ऐसी गलती करने की भी सोची तो, वरना तुम्हारे साथ भी वही करूंगी जो तुम्हारे पतियों के साथ किया है। काकी का ये रूप देखकर तीनों बहुओं के साथ साथ आसपास के लोग भी सन्न रह गए। चमन और पीहू मीना जी का यह रूप देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और वापस उन्हें अपने साथ घर ले गए। ऐसे ही समय बीत रहा था। काकी 2 साल बाद एक दिन मीना काकी आंगन में आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक पेपर था। पीहू ने जैसे ही काकी को हिलाया वो दूसरी तरफ लुढ़क गई। पीहू फूट फूट कर रोने लगी। चमन ने वो पेपर पढ़ा तो दोनों की आंखें भर आई। पता नहीं किसने उनके तीनों बेटों को उनके जाने की खबर दे दी थी तो वो तुरंत वहां आ पहुंचे। शायद अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और जैसे ही मीना काकी के तीनों बेटे अपनी मां के मृत शरीर की तरफ आगे बढ़े, उन्हें रुकने का इशारा किया और एक कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया जिस पर साफ साफ लिखा था कि मेरे तीनों बेटे मेरे मृत शरीर को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझ अभागन को मुखाग्नि पीहू या उसके पति के द्वारा दिलाई जाए। मैं अपने बेटों को इस अधिकार से वंचित करती हूँ। तीनों शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। आसपास खड़े सभी लोग तीनों पर थू थू कर रहे थे। बेटों के होते हुए भी मीना काकी को गैरों के कंधों ने सहारा दिया। दोस्तों, कितने आश्चर्य की बात है। एक माँ बच्चों को अपने कोख में 9 महीने तक संभालती है और इतने दर्द सहन उन्हें जन्म देती है, पर वही बच्चे माँ को 9 दिन तक नहीं रख पाते और ना ही उनके दर्द को महसूस कर पाते हैं। क्या बच्चे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी बुढ़ापा आएगा? दोस्तों, मीरा काकी ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? आप अपनी राय कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।